नमस्कार कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। आपको आज मैं कक्षा 12 की हिंदी विशिष्ट का एक पाठ है तिमिर गेह में किरण आचरण, जो कि डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे द्वारा लिखित है। इसकी कुछ व्याख्या हैं, उनसे संबंधित मैं आज आपको बात करूंगा। तो पहला जो गद्यावतरण है, मेरी किलकारियाँ और रोदन, मेरा क्रोध और मेरा ममत्व इसी के भीतर किस कोने में अटके हैं। इसी के भीतर मतलब उनके घर के भीतर। माता पिता और बहनों की आत्मीयता दरवाज़ों के भीतर से हुमकती सी लगती है। मेरा अतीत ढोटा यह घर जिसका ताला खोलने में ही मुझे आधा घंटा लग गया, मेरे सामने खुला पड़ा था। घर नहीं खुला था, लगा कि जैसे ताले के साथ ही मेरे भीतर कुछ खुलता जा रहा है। ये एक गद्यावतरण है। फिर से देखिए, मेरी किलकारियाँ और रोदन, मेरा क्रोध, मेरा ममत्व इसी के भीतर किसी कोने में अटके हैं। माता पिता और बहनों की आत्मीयता दरवाज़ों के भीतर से उमकती सी लगती है। मेरा अतीत ढोता यह घर जिसका ताला खोलने में ही मुझे आधा घंटा लग गया, मेरे सामने खुला पड़ा था। घर नहीं खुला था, लगा कि जैसे ताले के साथ ही मेरे भीतर कुछ खुलता जा रहा है। अब मैं इस गद्यांश को इसलिए गद्यावतरण को बार बार पढ़ूंगा ताकि आपको ये कान में सुन सुन के याद बना रहे, वो परीक्षा में तुरंत याद आ जाए ये किस पाठ का है। तो ये गद्यांश जो है तिमिर गेह में किरण आचरण से अवतरित है और इसके लेखक जो है निबंधकार डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे ने ही तिमिर गेह में किरण आचरण नामक ललित निबंध को लिखा है, जो कि आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। निबंध का प्रकार है ललित निबंध और इसकी शैली है आत्मकथात्मक शैली। किसकी? इस निबंध की, तिमिर गेह में किरण आचरण की। और ये अपने गांव में जाते हैं और वहाँ जाकर फिर वो अपने घर के दरवाजे को खोलने के बाद में जो घर में उन्हें देखा, घर में पुरानी यादें जो उनको वापस आई, उनकी यादों में, स्मृतियों में जो कुछ भी आया, वो उसी को उन्होंने इस पाठ में आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। तो मेरी किलकारियाँ कहते हैं वो कि मेरी किलकारियाँ, मेरा रोना या रोदन, मेरा क्रोध, मेरा ममत्व, मेरा क्रोध भी इसी में, मेरे ममत्व भी इसी में, इसी के भीतर किस कोने में अटके हैं। माता पिता और बहनों की आत्मीयता दरवाजे के भीतर से उमकती सी लगती है। मेरा अतीत ढोता यह घर जिसका ताला खोलने में ही मुझे आधा घंटा लग गया, मेरे सामने खुला पड़ा था। घर नहीं खुला था, लगा कि जैसे ताले के साथ ही मेरे भीतर कुछ खुलता जा रहा है। फिर से देखिए, मेरी किलकारियाँ और मेरा रोदन, मेरा क्रोध और मेरा ममत्व इसी के भीतर किस कोने में अटके हैं। माता पिता और बहनों की आत्मीयता दरवाजे के भीतर से उमकती सी लगती है। मेरा अतीत ढोता यह घर जिसका ताला खोलने में ही मुझे आधा घंटा लग गया, मेरे सामने खुला पड़ा था। घर ही नहीं खुला था, लगा कि जैसे ताले के साथ ही मेरे भीतर कुछ खुलता जा रहा है। तो इस तरह से ये गद्यावतरण, इसको मैंने पढ़ा। अब इसका जो संदर्भ होगा वो संदर्भ यहाँ लिखा हुआ है, उसको और भी मैं विस्तार से बता देता हूँ। ये भी देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ, या फिर यहाँ कहते हैं प्रस्तुत अवतरण, प्रस्तुत गद्यावतरण, प्रस्तुत गद्यांश, ऐसा कह सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यावतरण। व्याख्या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति के गद्य खंड के ललित निबंध है। तिमिर गेह में किरण आचरण से उद्धृत है, गद्य खंड में है और ललित निबंध है। और तिमिर गेह में किरण आचरण से उद्धृत है, लिया गया है, अवतरित है। उद्धृत है, लिया गया है, अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे हैं। इस तरह से ये इसका संदर्भ होता है। अब लेते हैं इसका हम क्या प्रसंग। तो प्रसंग में देखिए क्या क्या बताया गया है। प्रसंग में जो बताया गया वो देखते हैं। प्रसंग: डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जब अपने मकान का ताला खोलते हैं, मतलब डॉक्टर लेखक जो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, लेखक या ललित निबंधकार या तिमिर गेह नामक निबंध के निबंधकार, जिसको उन्होंने आत्मकथात्मक शैली में लिखा है, जब अपने मकान का ताला खोलते हैं, अपने घर जाकर, अपने गाँव के घर जाकर जब मकान का ताला खोलते हैं तो उनका मन बचपन की यादों से भावुक होता है। तो उनका मन, मैंने लेखक का मन बचपन की यादों से भावुक होता है, क्योंकि इसी घर में उनका बचपन बीता था। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जो एक तिमिर गेह में किरण आचरण नामक ललित निबंध के लेखक हैं, जब अपने मकान का ताला खोलते हैं
तो उनका मन बचपन की यादों में भावुक हो उठता है, क्योंकि इसी घर में उनका बचपन बीता था। आगे बताया गया है व्याख्या में, घर के दरवाजे पर लगे ताले पर जंग लग गई थी। जो उनके घर पे, गांव के घर पे दरवाजा था, उस दरवाजे पर जो ताला लगा था उस पर जंग लग गई थी, जिसके कारण लेखक को ताला खोलने में लगभग आधा घंटा लगा। जिसके कारण लेखक को ताला खोलने में, मतलब बहुत दिनों से ताला टंगा हुआ था, उस पर जंग लग गई थी, जिसके कारण लेखक को ताला खोलने में लगभग आधा घंटा लगा। ताला खुलते ही घर के दृश्य को देखकर लेखक का बचपन साकार हो उठा। ताला जैसे ही खुला वैसे ही घर के दृश्य को देखकर लेखक का बचपन साकार हो उठा और उन्हें लगा कि इसी घर में, और लेखक को लगा कि डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को, कि इसी घर में उनका बचपन बीता है। बचपन की किलकारियाँ, रोना, गुस्सा करना, क्रोध करना छिपा है। इसी घर में उनके बचपन की किलकारियाँ छिपी हैं, रोना छिपा है, गुस्सा छिपा है, गुस्सा करना छिपा है, क्रोध करना छिपा है। साथ ही परिवार के साथ ममत्व भी दीवारों के बीच छिपा है। साथ ही परिवार के जो परिजन हैं, माता पिता बहनों, सभी के साथ का जो ममत्व है उन्हीं दीवारों के बीच छिपा है। उनको महसूस होता है कि माता पिता तथा बहनों का प्यार, उनको महसूस होता है, अनुभव होता है कि माता पिता तथा बहनों का प्यार मानो दरवाजे में से आवाज़ दे रहा है, मानो दरवाजे में से आवाज़ दे रहा है। अर्थात उन्हें पारिवारिक जनों के लाड़ प्यार दुलार की स्मृति हो आती है। अतः उन्हें पारिवारिक जन जो थे उनके लाड़ प्यार दुलार की स्मृति हो आती, उनकी दुलार की याद आ जाती है। इसी घर में लेखक का बचपन बीता था। घर के खुलने के साथ साथ उनके हृदय में यादों के दरवाजे भी खुल गए। इसी घर में लेखक का बचपन बीता था और घर के खुलने के साथ साथ उनके हृदय में यादों के दरवाजे भी खुल गए, जिन्होंने लेखक को विचलित कर दिया। इस प्रकार दरवाज़ा खुलते ही लेखक अतीत के संसार में चला गया। इस प्रकार लेखक बचपन में चला गया, अपने बचपन की यादों में खो गया। तो वो अतीत के संसार में चला गया, मतलब बचपन में खो गया, बचपन की यादों में खो गया, और इन्हीं यादों ने उसको विचलित कर दिया लेखक को। अब इसमें विशेष में देखिए, बचपन की मधुर स्मृतियों का हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ है। बचपन की जो मधुर या मीठी स्मृतियां हैं, यादें हैं, उनका हृदय स्पर्शी शब्दों में चित्रण हुआ है। हुमकती जैसे शब्दों का प्रयोग से भाषा में आंचलिकता आ गई है, क्योंकि आंचलिकता ललित निबंध की पहचान है। ललित निबंध में आंचलिक भाषा का प्रयोग जरूर होता है। हुमकती जैसे शब्दों के प्रयोग से भाषा में आंचलिकता आ गई है। सरल खड़ी बोली है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्द भी हैं। व्यास व उद्धरण शैली का यहाँ पर प्रयोग किया है। किसने किया? लेखक ने। तो इस तरह से एक व्याख्या ये है, और एक व्याख्या और है, जो दो व्याख्या इस पाठ की आती रहती हैं, इसलिए मैंने इसी पाठ की व्याख्या को लिया है। तो एक और व्याख्या है जिसका गद्यांश इस प्रकार है। असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छिपा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा इसको। असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छिपा हुआ है। सृजन का प्रकाश, आदमी का आचरण, आदमी का शील, आदमी का श्रम, आदमी का विवेक और आदमी की भावना। फिर से सुनिए। असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छिपा हुआ है। सृजन का प्रकाश, आदमी का आचरण, आदमी का शील, आदमी का श्रम, आदमी का विवेक और आदमी की भावना, और आदमी की भावना जिसे छू ले वह प्रकाशित हो जाए, जिसे छू ले वह प्रकाशित हो जाए। बड़े बड़े अंधेरों को तराश कर ये प्रकाश निर्झर बहा दें, बड़े बड़े अंधेरों को तराश कर ये प्रकाश निर्झर बहा दें। जवारों जैसे पीताभ गेहूं के पौधे, जवारों जैसे पीताभ गेहूं के पौधे क्या यह संदेश नहीं देते कि सृजन की यात्रा कभी रुकती नहीं है। सृजन की यात्रा यानी कुछ नया करने की यात्रा कभी रुकती नहीं है। उसे अंधेरे बंद कमरों में भी नहीं रोका जा सकता। उसे सृजन की यात्रा को अंधेरे बंद कमरों में भी नहीं रोका जा सकता। तो इस तरह से ये बताया गया है। फिर से देखिए, असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छिपा हुआ है। सृजन का प्रकाश, आदमी का आचरण, आदमी का शील, आदमी का श्रम, आदमी का विवेक और आदमी की भावना जिसे छू ले वह प्रकाशित हो जाए। बड़े बड़े अंधेरों को तराश कर ये प्रकाश निर्झर बहा दें। जवारों जैसे पीताभ गेहूं के पौधे क्या ये संदेश नहीं देते कि सृजन की यात्रा कभी रुकती नहीं है। उसे अंधेरे बंद कमरों में भी नहीं रोका जा सकता। एक बार फिर से सुन लीजिए। असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छिपा हुआ है। असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छिपा हुआ है। सृजन का प्रकाश, आदमी का आचरण,
आदमी का शील, आदमी का श्रम, आदमी का विवेक और आदमी की भावना जिसे छू ले वह प्रकाशित हो जाए। बड़े बड़े अंधेरों को तराश कर ये प्रकाश निर्जर बहा दें। जवारों जैसे पीताब गेहूं के पौधे क्या यह संदेश नहीं देते कि सृजन की यात्रा कभी रुकती नहीं है, उसे अंधेरे बंद कमरों में भी नहीं रोका जा सकता। तो इस तरह से ये गद्यांश है। और गद्यांश में फिर संदर्भ है। संदर्भ में यही बताया कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक स्वाति के गद्य खंड के प्रस्तुत गद्यावतरण या प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक स्वाति के गद्य खंड के तिमिर गेह में किरण आचरण, तिमिर गेह में किरण आचरण, तिमिर गेह में किरण आचरण नामक ललित निबंध से उद्धृत है, लिया गया है या अवतरित है। 3 शब्दों में से कोई भी लिखिए, लिया गया है, उद्धृत है या अवतरित है। यानी प्रस्तुत गद्यावतरण या व्याख्या गद्यावतरण या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक स्वाति के गद्य खंड के तिमिर गेह में किरण आचरण नामक ललित निबंध से उद्धृत है, लिया गया है, अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे हैं। इस तरह से इसका संदर्भ हो जाता है। अब आता है प्रसंग। तो यहाँ बताया अंधकार का विलोम प्रकाश है और प्रकाश जीवन का दूसरा नाम है। अंधकार का जो विलोम होता है वो प्रकाश है, अंधकार का विलोम प्रकाश है और प्रकाश जीवन का दूसरा नाम है। बिल्कुल है। दीपक या बिजली के बल्ब का प्रकाश तो प्रकाश का आभास है। दीपक या बिजली के बल्ब का जो प्रकाश है वो तो केवल आभास है, असल प्रकाश नहीं है। वास्तविक प्रकाश प्राणी के कर्म और आचरण में होता है। वास्तविक प्रकाश जो होता है वो प्राणी के कर्म और आचरण में होता है। व्याख्या में देखिए, लेखक प्रकाश यानी उजाले के वास्तविक रूप को बताते हुए कहता है कि लेखक श्याम सुंदर दुबे प्रकाश यानी उजाले के वास्तविक रूप को बताते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, प्रकाश बाहर की वस्तु ना होकर जीवन में चरितार्थ होने वाली वस्तु है। उन्होंने कहा है कि प्रकाश बाहर की वस्तु नहीं है, प्रकाश बाहर की वस्तु ना होकर जीवन में चरितार्थ होने वाली वस्तु है। जीवन में चरितार्थ होने वाली, जीवन के आचरण में होने वाली वस्तु है, वह है अच्छाई। जो प्रकाश है जीवन में चरितार्थ होने वाली वस्तु वह है अच्छाई, सत्य व कर्म को अपनाकर नवीनता का निर्माण करना। माने वह अच्छाई है, वह प्रकाश जो वास्तविक प्रकाश है वह, और सत्य और कर्म को अपनाकर नवीनता का निर्माण करना। सत्य को और कर्म को अपनाकर नयापन करना, नई सृष्टि रचना, नई सृष्टि का निर्माण करना, ये उन्होंने बताया। निर्माण कार्य वही प्राणी कर सकता है। कौन कर सकता है निर्माण कार्य? नवीन निर्माण या नवीनता का निर्माण कौन कर सकता है? वही प्राणी कर सकता है जिसका आचरण शुद्ध हो, विचार अच्छे हों, प्राणी की विनम्रता, परिश्रम, अच्छे बुरे की पहचान कर अच्छाई के मार्ग पर चलना, दूसरों के दुखों, वेदनाओं, पीड़ाओं आदि को समझकर सहभागी बनने वाला व्यक्ति ही सृजन कार्य कर सकता है। सृजन माने कुछ नया कर सकता है। तो यहाँ कहा है कि वही प्राणी कर सकता है, निर्माण कार्य वही प्राणी कर सकता है जिसका आचरण शुद्ध हो। कौन क्या बताया कि निर्माण कार्य कौन कर सकता है? निर्माण कार्य वही प्राणी कर सकता है जिसका आचरण शुद्ध हो, विचार अच्छे हों, प्राणी की विनम्रता यानी झुकने का गुण, विनम्रता, परिश्रम, मेहनत का गुण, अच्छे बुरे की पहचान यानी विवेक हो, अच्छाई के मार्ग पर चलने वाला हो, अच्छाई पर चलने वाला, सत्य पर, दूसरों के दुखों से दुखी होकर उनके दुखों को दूर करने वाला हो, वेदनाओं को समझने वाला हो, पीड़ाओं को दूर करने वाला हो, आदि को समझकर सहभागी बने, इनको दूर करने की कोशिश करे। सहभागी बनने वाला व्यक्ति ही सृजन कार्य कर सकता है। ऐसा ही व्यक्ति जीवन के अंधेरों रूपी दुखों को सुख रूपी जल की धारा में बदल सकता है। ऐसा ही व्यक्ति जीवन के अंधेरों रूपी दुखों को सुख रूपी जल की धारा में बदल सकता है। कौन सा व्यक्ति? जो कि दूसरों के लिए विनम्र हो, परिश्रमी हो, अच्छी बुरे की पहचान हो, अच्छाई के मार्ग पर चलने वाला हो, दूसरों के दुखों, वेदनाओं और पीड़ाओं को समझकर सहभागी बनता हो, वही जो है सुख रूपी जलधारा में बदल सकता है। किसको बदल सकता है? जीवन के अंधेरों के दुखों को। खेतों में उगने वाले पौधे जो कभी तिल जैसा बीज था, विकसित होकर पौधा बनता है। खेतों में उगने वाले जो बीज हैं वो तिल जैसा बीज था, लेकिन विकसित होकर पौधा बनता है तथा संसार को भोजन के रूप में जीवन देता है, तथा वही पौधा बनकर संसार को भोजन के रूप में जीवन देता है। यह पौधा मनुष्य को संदेश देता है कि विकास की गति, निर्माण की गति कभी नहीं रुकती। किस की गति? विकास की गति और निर्माण की गति कभी नहीं रुकती। विकास को कमरों में या किसी अंधकार में बंद करके नहीं रखा जा सकता। लेखक कहते हैं कि विकास जो होता है उसको कमरों में या किसी अंधकार में बंद करके नहीं रखा जा सकता। विकास जल की वह धारा है जो निरंतर बहती है। विकास जो है जल की एक धारा है, वह धारा है जो निरंतर लगातार बहती रहती है।
ये व्याख्या थी। फिर विशेष देखिए, वास्तविक प्रकाश निर्माण व रचना है। असली प्रकाश क्या है? असल प्रकाश वास्तविक प्रकाश निर्माण व रचना है, केवल विद्युत बल्बों का प्रकाश नहीं है। खड़ी बोली में तत्सम शब्दों के साथ प्रादेशिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली में तत्सम शब्दों के साथ प्रादेशिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के द्वारा कथन का स्पष्टीकरण किया गया है। उदाहरण के द्वारा इस कथन की पुष्टि भी की गई। इस तरह से यह व्याख्या थी तिमिरगेय में किरण आचरण की। इसके कुछ प्रश्न भी हम देख लेते हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। छोटे छोटे प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, लेखक का बचपन कहाँ गुम हो गया? इसके प्रश्नोत्तर हैं इस पाठ के। लेखक का बचपन कहाँ गुम हो गया? तो बताया गया है पुराने घर की जर्जर दीवारों में ही लेखक का बचपन गुम हो गया। जो उनका पुराना घर था, गांव का घर था, उसकी जर्जर दीवारें हो गई थी। कई दिनों के बाद खुला तो उन जर्जर दीवारों में ही लेखक का बचपन गुम हो गया है। गांव की संध्या में पूजा भाव किन ध्वनियों में प्रकट होता है? गांव की जो संध्या की पूजा है उसमें पूजा भाव में किन ध्वनियों में प्रकट होता है? पूजा का जो भाव है वो किन आवाज़ों में प्रकट होता है? तो गांव की संध्या में पूजा भाव घंटियों की टनटनाहट में, शंख घड़ियालों की मिलीजुली स्वर लहरी में स्पंदित होकर प्रकट होता है। क्या गांव की संध्या में पूजा भाव घंटियों की टनटनाहट में प्रकट होता है? शंख घड़ियालों की मिलीजुली स्वर लहरी में प्रकट होता है और स्पंदित होकर प्रकट होता है, ये उन्होंने बताया। खेत में किस चीज़ को ढूंढ लेना परम सुख की प्राप्ति जैसा है? खेत में किस चीज़ को ढूंढ लेना परम सुख की प्राप्ति जैसा है? तो खेत में एक पक्की कचरिया को ढूंढ लेना ही परम सुख की प्राप्ति है। कचरिया, ये ध्यान रखिएगा, पक्की कचरिया को ढूंढ लेना ही परम सुख की प्राप्ति है। घर खुलते ही लेखक को कैसा लगने लगा था? घर खुलते ही लेखक को लगा जैसे ताले के साथ ही उनके भीतर कुछ स्मृतियाँ खुलती जा रही थीं। घर खुलते ही लेखक को लगा जैसे ताले के साथ ही उनके भीतर कुछ स्मृतियाँ खुलती जा रही थीं। अब देखिए लघुत्तरी प्रश्नों को, ये तो अति लघुत्तरी थे। लघुत्तरी प्रश्न भी शायद 3 ही है, ज़्यादा नहीं है। देखते हैं। पहला प्रश्न है, बचपन के अनुभव स्मृतियों में क्यों स्थायी होते हैं? तो बताएं, बचपन के खरे और करारे अनुभव ताजी और पहलोटी अनुभूति के कारण, माने बचपन के खरे और करारे अनुभव ताजी और पहलोटी अनुभूति के कारण स्मृति में सदैव घर किए रहते हैं। जो बचपन के खरे करारे अनुभव होते हैं वो ताजी और पहली अनुभूतियों के कारण स्मृति में सदैव घर किए रहते हैं, यादों में सदैव बने रहते हैं। धीरे धीरे मन का पानी उतरता जाता है, मन स्वाद के बारे में रसहीन हो जाता है। धीरे धीरे मन का पानी उतरता है, मन स्वाद के बारे में रसहीन हो जाता है। हम जड़ होते जाते हैं। केवल बचपन की वस्तुओं से टकरा कर ही हम उस सुख बिंदु की स्मृति को स्थायी स्मृति में ला सकते हैं। उन सुख बिंदुओं की स्थायी स्मृति को ला सकते हैं, स्थायी स्मृति में आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, उन 3 पारंपरिक चीज़ों के नाम लिखिए जो गांव के जीवन से गायब हो रही हैं। उन 3 पारंपरिक चीज़ों के नाम लिखिए जो गांव के जीवन से गायब हो रही हैं। गांव के जीवन से अनेक पारंपरिक चीज़ें गायब हो रही हैं, जिनमें से 3 निम्नलिखित हैं। हलों के साथ टिप्पे की टिटकारें, ये गायब हो रही हैं गांव के जीवन से पारंपरिक चीज़ के रूप में। हलों के साथ टिप्पे की टिटकारें। तालाब जैसे भरे बंधान, ये भी गायब हो रहे हैं, तालाब जैसे भरे बंधान। टिमटिमाते दियों की रोशनी भी गायब हो रही है। लिखा, आले में गेहूं के दानों के अंकुरित होने को लेखक ने जीवन की किस प्रेरणा से जोड़ा है? आले में गेहूं के दानों के अंकुरित होने को लेखक ने जीवन की सृजनात्मक प्रेरणा से जोड़ा है। आले में गेहूं के दानों के अंकुरित होने को लेखक ने जीवन की सृजनात्मक प्रेरणा से जोड़ा है। सृजन का प्रकाशी जीवन का दूसरा नाम है। सृजन का प्रकाशी जीवन का दूसरा नाम है। आदमी का आचरण, आदमी का शील, आदमी का श्रम, आदमी का विवेक, आदमी की भावना जैसे शूले वह प्रकाशित हो जाता है, वह प्रकाशवान। सृजन कभी रुकता नहीं है। सृजन दीपक के प्रकाश के समान स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। अर्थात वो ये कहते हैं कि सृजन की जो यात्रा है, नया कुछ करने की यात्रा है, दूसरों के लिए कुछ करने का जो यात्रा है, वह जीवन का दूसरा नाम है। आदमी का जो आचरण है, वो आदमी की जो संतुष्टि है, आदमी की जो मेहनत है, आदमी का अच्छा बुरा समझने की भावना है, वो जिसे भी छू लेती है वह प्रकाशित हो जाता है, मतलब वह भी धन्य हो जाता है। यह प्रकाशवान सृजन कभी रुकता नहीं है। इस नया कुछ करने की यात्रा कभी नहीं रुकती। सृजन दीपक के प्रकाश के समान स्वयं भी प्रकाशित हो जाता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। इस तरह से ये
3 प्रश्न थे। धन्यवाद, इस वीडियो को देखिएगा।